असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद भूपेंद्र पटेल मुसलसल दूसरी मुद्दत के लिए गुजरात के वजीर आला के ओहदे का लेंगे हलफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के साथ बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला भी हलफ बर्दारी की तकरीब में होंगे शामिल। मुसलसल 7वीं बार बीजेपी संभालने जा रही है गुजरात की कमान। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास जारी है। लोकसभा में एंटी पायरेसी बिल 2019 पर किया जाएगा गौर। राज्यसभा में तवानाई के तहफ्फुज़ तरमीमी बिल 2022 पर होगी मजीद बहस। मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा राज्यसभा में दर्जे फहरिस्त कबाइल से मुतालिक तरमीम शुदा आइन ऑर्डर बिल 2022 को मंजूर कराने के लिए ऐवान में करेंगे पेश। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम UAE 2022 का करेंगे इफ्तिताह। इस 5 रोज़ा प्रोग्राम में भारत और UAE समेत दुनिया भर की मुमताज़ सियासी, कारोबारी और सकाफती शख्सियात करेंगी शिरकत। अफगान सरहदी फोर्सेस ने पाकिस्तान के सूबाई बलूचिस्तान में की फायरिंग। पाकिस्तान की सरहदी फोर्सेस ने की जवाबी कार्रवाई। गोलाबारी में 6 पाकिस्तानी शहरी हलाक और 17 दीगर जख्मी। भारतीय खवातीन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे T20 मैच में सुपर ओवर में दी शिकस्त। इस फातह के साथ भारतीय खवातीन टीम ने 5 मैचों की सीरीज में की 1-1 से बराबरी। भारतीय खवातीन की हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप में जीत के साथ किया अपनी मुहिम का आगाज। पहले मैच में चिली को 3-1 से दी शिकस्त। दूसरे मैच में भारत और जापान होंगे आमने सामने। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। भारतीय जनता पार्टी के लीडर भूपेंद्र पटेल आज मुसलसल दूसरी मुद्दत कार के लिए गुजरात के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। गवर्नर आचार्य देवव्रत उन्हें रियासत के 18वें वज़ीर आला के तौर पर हलफ दिलाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब गांधीनगर में होगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। अहम बात यह है कि गुजरात असेंबली इंतखाबात के नताइज में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। गुजरात, जिसमें 182 असेंबली सीटें हैं, बीजेपी के 156 उम्मीदवारों ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। गुजरात असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की ये मुसलसल 7वीं जीत है। 1960 में रियासत के क़याम के बाद से ही ये पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। और गुजरात असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की शानदार कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद पहुंचने पर पुरजोश इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म मोदी आज वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। गुजरात में बीजेपी मुसलसल 7वीं बार हुकूमत बनाने जा रही है। वज़ीर आज़म ने गोवा में एक जदीद तरीन हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। मोपा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का संगे बुनियाद नवंबर 2016 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रखा था और खुद उन्होंने अब वज़ीर आज़म ने इसका इफ्तिताह भी किया। 2870 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया यह हवाई अड्डा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। तरक्की की परवाज पर मुल्क को एक नई बुलंदी पर ले जाते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गोवा के एक जदीद तरीन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा तोहफे में दिया। इस मोपा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का संगे बुनियाद खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2016 में रखा था। इसे मुल्क भर में आलमी मियार के बुनियादी ढांचे और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करने की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने आम आदमी के लिए तरक्की के सफर को जारी रखने के अपने अज़्म का इयादा किया। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बदली हुई सरकारी सोच और अप्रोच का भी प्रमाण है। 2014 से पहले सरकारों का जो रवैया था, उस वजह से हवाई यात्रा एक लग्जरी के रूप में स्थापित हो गई थी। एयरपोर्ट्स के विकास के लिए उतना पैसा ही नहीं खर्च किया गया।
इसका नतीजा ये हुआ कि देश में एयर ट्रैवल से जुड़े इतना बड़ा पोटेंशियल होने के बावजूद भी हम उसमें पीछे रह गए, हम उसे टैप नहीं कर पाए। अब देश विकास की आधुनिक सोच के साथ काम कर रहा है, तो हम इनके नतीजे भी देख रहे हैं। तकरीबन 2,870 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया ये हवाई अड्डा कई वजूहात की बुनियाद पर खास है। इसमें दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज को संभालने के काबिल रनवे, हवाई जहाज के लिए रात की पार्किंग की सहूलत के साथ साथ 14 पार्किंग बे, सेल्फ बैगेज ड्रॉप की सहूलियात, जदीद तरीन और खुद को बरकरार रखने वाला फिजाई नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सहूलियात शामिल हैं। पायदार बुनियादी ढांचे की थीम के इर्द गिर्द बनाए गए इस हवाई अड्डे में पावर प्लांट, सब्ज भवन, रनवेज पर LED लाइट्स, बारिश के पानी की जखीरा अंदोजी, रिसाइकलिंग की सहूलियात के साथ साथ जदीद तरीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने शहरी हवाबाजी के शोबे में अपनी हुकूमत के काम का जिक्र किया। सभी प्रयासों की वजह से आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। उड़ान योजना ने जिस तरह देश के मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा किया है, वो तो वाकई किसी यूनिवर्सिटी के लिए, एकेडमिक वर्ल्ड के लिए अध्ययन का विषय है। ये हवाई अड्डा पहले मरहले में हर साल तकरीबन 44 लाख मुसाफिरों की सहूलत को फराहम करेगा। बाद आज़ान इसकी गुंजाइश सालाना 33 मिलियन मुसाफिरों तक बढ़ाई जा सकती है। ये हवाई अड्डा रियासत की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की को फरोग देने और सयाहत की सनत की जरूरियात को पूरा करने में एक तवील सफर तय करेगा। ये एक बड़े लॉजिस्टिक मरकज के तौर पर काम करने की सलाहियत भी रखता है। 2014 में गोवा ने विकास का डबल इंजन लगाया। हमने फिर से सारी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की। अभी यहां साल में करीब 40 लाख यात्रियों को हैंडल करने की सुविधा है। आने वाले समय में ये क्षमता 3.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। इस एयरपोर्ट से निश्चित रूप से पर्यटन को बहुत लाभ होगा। 2 एयरपोर्ट होने से कार्गो हब के रूप में भी गोवा के लिए संभावनाएं बहुत बढ़ गई है। सहूलियात के साथ साथ मोपा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा तामीर और सजावट के लिहाज से भी बहुत खास है। इसमें एजिलोजोस टाइलों का वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है, जो कि गोवा से ताल्लुक रखता है। इसमें बनाए गए फूड कोर्ट समेत कई हिस्से गोवा की सकाफत को अच्छी तरह से जाहिर करते हैं। इसमें मकामी फनून और महारतों को फरोग देने के लिए क्यूरेटेड टिस्सू मार्केट के लिए एक मखसूस जगह भी है। वहाँ मकामी कारीगरों को अपने सामान की नुमाइश और मार्केटिंग के लिए हौसला अफजाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और लोकसभा में आज एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 पर मजीद बहस होगी। इसके साथ ही राज्यसभा में तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल 2022 पर भी आगे की बहस होगी। इसके अलावा कबायली उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा आइन, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर दूसरी तरमीमी बिल 2022 को मंजूर कराने के लिए पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम UAE 2022 का इफ्तिताह करेंगे। ये 5 रोज़ा तकरीब है, जिसमें भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात और दुनिया भर से मुमताज़ सियासी, कारोबारी और सकाफती शख्सियात को यकजा किया जाएगा। इंडिया ग्लोबल फोरम दोनों ममालिक के कारोबारियों को आलमी शराकत के लिए मिलकर काम करने का मौका भी फराहम करेगा। G20 की सदारत संभालने के बाद भारत की तरफ से ये पहली बड़ी बैनुल-अक़वामी तकरीब है। ये तकरीब 12 से 16 दिसंबर तक दुबई और अबू धाबी में मुनक़िद की जाएगी। अहम बात यह है कि 1 दिसंबर को भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर G20 की सदारत संभाली है। इस 5 रोज़ा तकरीब में चैलेंजेस, जियो पॉलिटिकल मंजरनामों के दरमियान भारत की आलमी उम्मीदों और G20 चेयरमैनशिप पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
इंडिया ग्लोबल फोरम के बानी और सदर प्रोफेसर मनोज लाडवा ने कहा है कि भारत और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, आबो हवा, टेक्नोलॉजी, मालियात और सरमायाकारी, नीज, चैलेंजेस, जोग्राफियाई सियासी मंजरनामों के दरमियान G20 की चेयरमैनशिप पर बातचीत करने का ये एक बेहतरीन मौका है। शुरका ज़ाती तौर पर इंडिया ग्लोबल फोरम में शिरकत के लिए बुकिंग कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया कई लिहाज से इस वक्त एक अहम मोड़ पर है, चाहे वो आलमी माशी बदअमनी से निमटना हो या मौसमियाती तब्दीली से निमटना। अब ये पहले से कहीं ज़्यादा अहम है कि मुमालिक कारोबार और मुतासिर करने वाली मुश्तरका बुनियादी तलाश करें और आलमी असरात के तहत इसके मुस्बत नताइज के लिए काम करें। G20 की सदारत संभालने के बाद ये पहली बड़ी बैनुल-अक़वामी तकरीब। इस 5 रोज़ा तकरीब में चैलेंजिंग और जियोपॉलिटिकल मंजरनामों पर बातचीत होगी और दुनिया कई लिहाज से इस वक्त एक अहम मोड़ पर है। आलमी माशी बदअमनी और मौसमियाती तब्दीली से निमटना इस मीटिंग में अहम इश्यूज होंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां इत्तलात व नशरियात, खेल और नौजवानों की उमूर के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने इतवार के रोज़ गुरुग्राम के बरहा कुमारी ऐश्वर्या यूनिवर्सिटी के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के 21वें सालाना जश्न तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि ये इदारा ज़ाती तब्दीली और आलमी तामीर के लिए वक्फ है, जो रूहानी इल्म के जरिए आलमी अमन के लिए काम कर रहा है। जो व्यक्तिगत परिवर्तन और विश्व नवनिर्माण के लिए समर्पित है। आज विश्व को जिस चीज की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? When we talk about the well-being of a human, whether it is health, well-being, mentally or physically, then we talk about meditation. And meditation help us to be mentally stable and mentally fit along with the physical fitness. ब्रह्म कुमारी व्यक्ति को भौतिक से आध्यात्मिक दिशा में ले जाने के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन भी करती है और इसके लिए प्रेरित भी करती है और इससे शांति की गहरी सामूहिक चेतना और व्यक्तिगत गरिमा के निर्माण करने में हर एक आत्मा को मदद मिलती है। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि काशी तमिल संगमम का मकसद काशी और तमिलनाडु के दरमियान सकाफती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना है। उन्होंने इस तकरीब के हवाले से लोगों में जोश व खरोश का जिक्र किया। श्रीलंका के जाफना और चेन्नई के दरमियान बराह रास्त फ्लाइट सर्विस आज से बहाल हो जाएगी। ये पिछले 3 साल से बंद थी। ये श्रीलंका के सयाहत के शोबे के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, जो माशी बहरान का शिकार है। अलायंस एयर की तरफ से जाफना और चेन्नई के दरमियान ये बराह रास्त बैनुल-अक़वामी परवाज़ सर्विस शुरू की जा रही है। ये परवाज़ हफ्ते में एक बार होगी। और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो पाकिस्तान आर्मी और अफ़गान तालिबान जंगजुओं के दरमियान चमन बॉर्डर पर शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। पाकिस्तानी फ़ौज और अफ़गान तालिबान जंगजुओं के दरमियान झड़प उस वक्त शुरू हुई कि जब अफ़गान सरहदी शहर स्पेन बोल्डक में मोटार गिरने से कम 4 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। जवाब में अफ़गान तालिबान जंगजुओं ने पाक अफ़गान चमन सरहद के करीब हमला किया। तालिबान जंगजुओं की शदीद गोलाबारी में 6 पाकिस्तानी शहरी हलाक हो गए और 17 जख्मी हो गए हैं। हमले में जख्मी होने वालों को चमन अस्पताल में दाखिल कराया गया। दूसरी जानिब पाक फ़ौज ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पाक फ़ौज ने तालिबान जंगजुओं को चौकियां बनाने से रोकने की कोशिश की। इसी वजह से दोनों के दरमियान झड़प हुई। उन्होंने कहा कि ये देखते ही तालिबान जंगजुओं ने पाकिस्तान की सरहद पर भारी हथियारों से हमला किया। और रूस के ज़ेर कब्जा शहर मेलिटोपोल में यूक्रेन की फौज के हमले की खबर है। इस हमले में 2 अफराद मारे गए हैं। अक्टूबर में रूस को क्रीमिया से मिलाने वाले पुल पर हमले के बाद से रूसी फौज यूक्रेन के पावर सिस्टम पर हमला कर रही है। शदीद सर्दी और बर्फबारी के मौसम में बिजली के गुल हो जाने से लोगों के
मुसीबतें और बढ़ गई हैं। नॉर्वे ने यूक्रेन को $100 मिलियन मालियत के बिजली के आलात भेजे हैं। दीगर यूरोपीय ममालिक ने भी करोड़ों डॉलर मालियत का बिजली का सामान यूक्रेन भेज दिया है ताकि बिजली का निजाम जल्द बहाल किया जा सके। वहीं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फ्रांसीसी सदर मैक्रों और तुर्की सदर उर्दगान के साथ अपनी मीटिंग पर बातचीत की। उन्होंने कहा है कि दिफा, तवानाई और मईशत के मौज़ूआत पर बातचीत हुई है। इसके अलावा यूक्रेन के सदर ने कहा है कि उनके और उर्दगान के दरमियान यूक्रेन से अनाज की तौसी के मुआहदे किए गए हैं। ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मदद की अपील भी की है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने इतवार को यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से बात की है। बाइडेन ने कहा कि ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से वॉशिंगटन की जानिब से दी जाने वाली बेमिसाल मदद पर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है। टेलीग्राम पैगाम में यूक्रेन के सदर ने कहा है कि मैं यूक्रेन को फराहम की जाने वाली बेमिसाल दिफाई और माली इमदाद पर अमेरिका का शुक्रिया अदा करता हूँ। इतवार के रोज मैक्सिको के एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस को सुर्ख जाल से कवर कर दिया गया। कारकुनों ने मैक्सिको में तशद्दुद, गुमशुदगियों और हुकूके निस्वा और इंसानी स्मगलिंग की मजम्मत के लिए ऐसा कदम उठाया है। तकरीब का एहतमाम हलौस में किया गया, जिनमें तशद्दुद का निशाना बनने वाले और लापता अफराद के लवाहिकीन भी शामिल हैं। कारकुन सुर्ख फाइबर से जाल की बुनाई की और इससे मेमोरियल की सीढ़ियों को कवर कर दिया। और अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा का ओरियन कैप्सूल इतवार को ज़मीन पर वापस आ गया। ये कैप्सूल बहरुल काहिल में तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक उतरा। बगैर पायलट वाले इस खलाई कैप्सूल ने चांद के गिर्द चक्कर लगा दिया और आसपास के माहौल का जायजा लेने के साथ ही तस्वीरें ली। ओरियन कैप्सूल अपने साथ यहाँ पे सेंसस से मुंसलिक 3 पुतलों के साथ खला में गया था। कैप्सूल का सफ़र नासा के आर्टेमिस लूनर प्रोग्राम का हिस्सा था। ये प्रोग्राम अपोलो खलाई जहाज के चांद की सतह पर उतरने के 50 साल बाद शुरू किया गया है। ओरियन कैप्सूल चांद के सबसे ज़्यादा हिस्सों तक पहुंचने में कामयाब रहा। ओरियन को 16 नवंबर को अमेरिका के फ्लोरिडा के कैप वरल में वाक़े कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। 25 दिन का अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद ये ज़मीन पर वापस आ गया है। और नाज़रीन, अब एक नज़र डाल लेते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात में सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है वज़ीर आज़म ने नागपुर में एम्स और मेट्रो समेत मुतअद्दिद प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। साथ ही शॉर्टकट सियासत में मुलव्विस सियासी पार्टियों और लीडरों पर निशाना भी उन्होंने साधा। इस अखबार के आलमी सफ़े से हमने कुछ खबरें ली हैं, वो आपको बता दें कि अमेरिकी गुलकार ने साबिक बॉक्सर के साथ उम्रे की सआदत हासिल की। साबिक अमेरिकी बॉक्सर माइक टायसन और मशहूर अमेरिकी गुलकार ने जे खालिद ने एक साथ उम्रे की सआदत हासिल की है। ये इसकी एक तस्वीर भी अखबार में शाये हुई है। इसके अलावा जो खबर इसमें शाये हुई है, अमेरिका का म्यांमार के साथ सिफारती ताल्लुकात में कमी करने का फैसला। वाशिंगटन DC रवा माह अपने मौजूदा सफ़ीर की म्यांमार से रवानगी के बाद वहाँ सफ़ीर तैनात नहीं करेगा। एक और ख़बर इसमें शाये हुई है, जंग जैसी हालत में मौजूद इस मुल्क के अवाम हथियार डालकर अमन हासिल नहीं कर सकते। रूस और यूक्रेन के नोबल याफ्ता फ़ातहीन की व्लादिमीर पुतिन पर तनकीद। तो ये थी रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। इसके अलावा रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से जो हमने सुर्खियाँ ली हैं वो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में नए जज की तकर्री होने जा रही है। इसकी खबर इसमें यहाँ पर शाये की गई है। इसके अलावा एक और ख़बर यहाँ पे ली है, हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से कहा है कि सियासी सहूलत की बुनियाद पर दहशतगर्दों को बुरे या अच्छे की दर्जेबंदी ना करें। और यहाँ पर उन्होंने एक
तसव्वुराती पेपर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को मजहबी या नज़रियाती तौर पर दर्जेबंदी करने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के मुश्तरका आलमी अज़्म को नुकसान पहुँचेगा। ये खबर इसमें ली गई है। इसके अलावा जो आलमी सफ़े से हमने खबर ली है, वहाँ आपको बता दें कि पहली बार एक मुस्लिम मुल्क ने चांद पर लैंड करने वाला मिशन रवाना किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात वो मुल्क है। और एक और ख़बर है, यहाँ पे बच्चों के साथ उम्रे की अदायगी की कम से कम उम्र की हद जो है वो 5 साल मुकर्रर की गई है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बात करते हैं और अब बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबला ख़त्म हो चुके हैं और अब सेमीफाइनल मुकाबले होने जा रहे हैं। आखिरी 4 की लाइन अप का फैसला हो गया है। ब्राज़ील, हॉलैंड, इंग्लैंड और पुर्तगाल जैसी बड़ी टीमों का सफ़र ख़त्म हो चुका है और गुज़िश्ता बार की फातेह फ्रांस, रनर अप क्रोएशिया, टाइटल की दावेदार अर्जेंटीना और सबको हैरान करके अफ्रीकी मुल्क मराकश ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं अगर बात करें भारतीय ख़वातीन हॉकी टीम की, तो FIH फुटबॉल आलमी कप का सफर अब अपने अख्तिताम की तरफ है। टूर्नामेंट की 4 सरफहरिस्त टीमों का फैसला हो गया है। शनिचर को क्वार्टर फाइनल के अख्तिताम के साथ ही सेमीफाइनल का लाइन अप तय हो गया है। खिताब की मजबूत दावेदार ब्राजील, इंग्लैंड, नीदरलैंड्स और पुर्तगाल जैसी टीमें क्वार्टर फाइनल में हार कर आलमी कप से बाहर हो गई हैं। वहीं मोरक्को ने सभी को चौंकाते हुए सेमीफाइनल में मकाम बनाकर तारीख रकम कर दी है। वो पहला अफ्रीकी मुल्क है जो आलमी कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। मोरक्को के अलावा पिछली बार जीतने वाली टीम और दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम क्रोएशिया और लायनल मेसी के अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आलमी कप के पहले सेमीफाइनल में यूरोपीय टीम क्रोएशिया के सामने होगा जनूबी अमेरिकी मुल्क अर्जेंटीना का चैलेंज। अर्जेंटीना को मुकाबले के शुरुआत से ही खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा था। पहले मैच में सऊदी अरब के खिलाफ मिली हार ने मेसी एंड कंपनी के साथ साथ पूरी दुनिया को चौंका दिया। हालांकि इस हार से टीम जल्द ही उबरने में कामयाब रही और इसके बाद सभी मुकाबलों में जीत हासिल करके आखिरी 4 में अपनी जगह पक्की की। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त दी। टीम का सबसे मजबूत पहलू उनका हमला है। मेसी की क़यादत में टीम ने अब तक जारहाना खेल दिखाया है। मेसी अब तक टूर्नामेंट में 4 गोल कर चुके हैं। दूसरी तरफ बात अगर क्रोएशिया की करें तो टीम का मुजाहरा अब तक शानदार रहा है। पिछली बार की रनर अप टीम क्रोएशिया ने क्वार्टर फाइनल में आलमी नंबर 1 टीम ब्राजील को पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त दी थी। इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में टीम ने पेनल्टी शूटआउट में जापान को हराने में कामयाबी पाई थी। क्रोएशियाई टीम का डिफेंस काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। वहीं मिडफील्ड में कप्तान और तजुर्बाकार खिलाड़ी लूका मॉड्रिच की मौजूदगी टीम को काफी खतरनाक बना रही है। दोनों टीमों के दरमियान अब तक आलमी कप में 2 मुकाबले हुए हैं। 2018 में हुए ग्रुप मैच में क्रोएशिया ने 3-0 से जीत हासिल की थी। वहीं 1998 में हुए मैच को अर्जेंटीना ने 1-0 से जीता था। टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन फ्रांस का सामना सभी को चौंका कर आखिरी 4 में पहुंचने वाले अफ्रीकी मुल्क मोरक्को के साथ होगा। मुकाबले में उतरने से पहले फ्रांस के कई अहम खिलाड़ियों को चोट के सबब टीम से बाहर होना पड़ा था। ऐसे में उनकी दावेदारी को खेल के शायकीन कमजोर मान रहे थे। हालांकि टीम ने अपनी कारकर्दगी से सभी को गलत साबित करते हुए न सिर्फ सेमीफाइनल तक का सफर तय किया बल्कि उन्हें अब खिताब का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। ग्रुप दौर में फ्रांस ने 2 जीत दर्ज की और 1 मैच में उसे हार मिली। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने इंग्लैंड को दिलचस्प मुकाबले में 2-1 से शिकस्त दी। इससे पहले फ्रांस ने प्री क्वार्टर फाइनल में पोलैंड को 3-1 से शिकस्त दी थी। टीम के तजुर्बाकार स्ट्राइकर ओलिवर जीरू और नौजवान स्ट्राइकर किलियान एम्बापे ने अब तक शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। एम्बापे टूर्नामेंट में 5 गोल के साथ
सरफहरिस्त स्कोरर बने हुए हैं, वहीं जीरू ने अब तक 4 गोल किए हैं। दूसरी तरफ बात अगर मोरक्को की करें तो टीम ने टूर्नामेंट में कई बड़ी टीमों को मात देते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वो आलमी कप के आखिरी 4 में पहुंचने वाला पहला अफ्रीकी मुल्क है। टीम ने टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं गंवाया है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने स्टार खिलाड़ियों से सजी पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त दी थी। टीम का सबसे मजबूत पहलू उनका डिफेंस है। बेल्जियम, स्पेन और पुर्तगाल जैसी टीम मोरक्को के खिलाफ टूर्नामेंट में एक भी गोल नहीं कर पाई है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। और भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप में अपनी मुहिम की शुरुआत जीत के साथ की है। इतवार को खेले गए टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने चिली को 3-1 से शिकस्त दी। पूल बी के इस मैच में कुमारी संगीता ने दूसरे मिनट में गोल करके भारतीय मुहिम का आगाज किया। दूसरा गोल सुनीका और तीसरा गोल नवनीत कौर ने किया। दूसरे पूल मैच में आज भारत का मुकाबला जापान से होगा। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी है। इसके साथ ही भारत ने इस सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए। जवाब में भारतीय खवातीन टीम ने हदफ का ताक़ुब करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 187 रन बनाए और मैच को सुपर ओवर तक पहुंचा दिया। मुंबई के DY स्टेडियम में खेले गए दिलचस्प मैच का नतीजा सुपर ओवर में आया। भारतीय टीम ने 6 गेंदों में 20 रन बनाए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया सुपर ओवर में सिर्फ 16 रन बना सकी और मैच हार गई। और अब मुल्क भर के मौसम का मिजाज जान लेते हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड के मशहूर फिल्मी अदाकार रजनीकांत का आज यौम पैदाइश है। बुलेटिन के आखिर में हम आपको छोड़े जाते हैं उन पर फिल्माए गए कुछ बेहतरीन नगमों और डायलॉग्स के साथ। आप इनसे महसूस हों और हमें दें इजाज़त। आदाब। संग नैन लगा के और नैना हो गए बावरे तेरे संग नैन लगा के हाल अभी से है ये मेरा हाल अभी से है ये मेरा आगे होगा क्या होगा क्या होगा क्या। दिन डूबा है रात हुई पर दिन फिर निकलेगा दिल थोड़ा ना करना अंधेरा भी पिघलेगा पिघलेगा छुप जाए जब तारे चांद भी आंख चुरा ले तो तू यूं ही चलते रहना बन जा